नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MP फॉरेस्ट एग्जाम पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज हमारा ये जो टॉपिक है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन MP GK का दोस्तों 5वां वीडियो है। इससे पहले दोस्तों हमने 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देख लें। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन को हम MCQ फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले चलते हैं मैप में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन का मैप। देखिए दोस्तों, जियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया, क्या जियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया जो है उन्होंने मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है। कितने में? 3 भौगोलिक प्रदेशों में जियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को विभाजित किया है। कौन कौन से? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बघेलखंड, जिसे हम पूर्वी पठार भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना तीन भाग कौन कौन से हो गए? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, बघेलखंड और पूर्वी पठार। अब देखिए दोस्तों, मध्य उच्च प्रदेश कौन सा है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो मालवा का पठार है, ठीक है, इसके बाद ये नर्मदा घाटी है, ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये रीवा पन्ना का पठार, इसके बाद दोस्तों ये अपना बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, और इसके बाद दोस्तों ये मध्य भारत का पठार। ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये कहलाता है मध्य उच्च प्रदेश। कौन सा कहलाता है? मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है। ठीक है, मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है। इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर में हो गया ये सतपुड़ा प्रदेश। ठीक है, यानी कि दोस्तों सतपुड़ा मेकल श्रेणी कहलाता है। ठीक है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी हो गया दूसरे नंबर में। ठीक है, और तीसरे नंबर पर दोस्तों ये हो गया बघेलखंड पठार, जिसे हम पूर्वी पठार भी कहते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों, जियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है। और कितने कैटेगरी में है? 3 कैटेगरी में है। लेकिन दोस्तों जो है, जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है दोस्तों कि वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब ऑप्शन में दोस्तों यदि 3 रहता तो आप 3 लगा सकते थे, लेकिन यहाँ 3 नहीं है और दिया हुआ है 4, 5, 6, 7 दोस्तों, इसलिए याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अब 7 कैसे होगा दोस्तों, उसको एक बार देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो मालवा का पठार है, ठीक है, नंबर 1 हो गया। नंबर दूसरा नर्मदा सोन घाटी हो गया। नंबर तीसरा में दोस्तों ये अपना रीवा पन्ना का पठार हो गया। नंबर 4 में बुंदेलखंड का पठार और नंबर 5 में कौन हो गया? मध्य भारत का पठार। तो इन पांचों को मिलाकर दोस्तों क्या कहा जाता है? इन पांचों को मिलाकर कहा जाता है मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, इन पांचों को मिलाकर क्या कहा जाता है? मध्य उच्च प्रदेश कहा जाता है। और छठवां हो गया दोस्तों सतपुड़ा प्रदेश या सतपुड़ा मेकल श्रेणी, और 7वां हो गया बघेलखंड पठार या पूर्वी पठार। इस प्रकार से दोस्तों वर्तमान मध्य प्रदेश को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत कितने भौतिक प्रदेश शामिल है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था दोस्तों कि मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 भौतिक प्रदेश शामिल है। ठीक है, 5 भौतिक प्रदेश शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? तो देखिए दोस्तों मैप में देखते हैं। देखिए मध्य उच्च प्रदेश में नंबर 1 हो गया मालवा का पठार। नंबर दूसरा दोस्तों नर्मदा सोन घाटी। नंबर तीसरा कौन सा हो गया? रीवा पन्ना का पठार। नंबर चौथा कौन सा हो गया? बुंदेलखंड का पठार। और नंबर 5 में मध्य भारत का पठार। इस प्रकार से दोस्तों मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 भौतिक प्रदेश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भौतिक प्रदेश को सरसों की हांडी कहा जाता है? बहुत ध्यान से सुनेंगे दोस्तों क्वेश्चन को। किस भौतिक प्रदेश को सरसों की हांडी कहा जाता है? ऑप्शन है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और मध्य भारत का पठार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। आइए अब इसे देखते हैं हम मैप में। देखिए दोस्तों, जो रेड वाला दिख रहा है ये है मध्य भारत का पठार। ठीक है, और ये दोस्तों मध्य उच्च प्रदेश का एक मतलब भाग है। ठीक है,
मतलब मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत जो 5 प्रदेश आते हैं उसमें से एक प्रदेश कौन सा है? मध्य भारत का पठार है। ठीक है, तो सरसों की हांडी इसे कहा जाता है क्योंकि सरसों का सबसे अधिक उत्पादन यहाँ पर होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो मध्य भारत का पठार है ना, ठीक है, इसके उत्तर में क्या है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और उत्तर पश्चिम में कौन सा है? राजस्थान राज्य है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। दक्षिण में कौन है? मालवा का पठार है। और बात करें दोस्तों पूर्व दक्षिण में या दक्षिण पूर्व में कौन है? तो ये बुंदेलखंड का पठार हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों जो मध्य भारत का पठार है ना, इसका जो क्षेत्रफल है, ये मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का याद रखना 10.7% है। कितना है? 10.7% है। ठीक है, 10.7% है। और इसका निर्माण जो हुआ है दोस्तों, इसका निर्माण हुआ है विंध्यन शैल समूह से। किसका निर्माण? मध्य भारत का जो निर्माण हुआ दोस्तों, विंध्यन शैल समूह से हुआ है। ठीक है, विंध्यन शैल समूह से मध्य भारत का निर्माण हुआ है और नदियों के निक्षेप से भी हुआ है। किससे? नदियां जो अपने साथ मट्टी भाकर लाती है दोस्तों, उससे, और विंध्यन शैल समूह से मिलकर मध्य भारत का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मध्य भारत के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए, मध्य भारत के अंतर्गत दोस्तों जो मध्य भारत का पठार है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा अपना भिंड, मुरैना, श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर। इसके बाद दोस्तों शिवपुरी, ग्वालियर, और इधर जो लास्ट में जो दिख रहा है दोस्तों, ये नीमच। ठीक है, तो याद रखना भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, और ये इधर जो दिख रहा है कॉर्नर पे, ये हो गया नीमच। याद रखना दोस्तों, नीमच मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करें दोस्तों कि मध्य भारत का जो पठार है, यहाँ की जलवायु कैसी है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, यहाँ की जलवायु है विषम जलवायु। कैसी जलवायु है यहाँ की? विषम जलवायु है। ठीक है, कैसी जलवायु है? विषम जलवायु है। कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ मध्य भारत के पठार में गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है? विषम जलवायु है। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि जो मध्य भारत का पठार है, यहाँ की मुख्य नदी कौन कौन सी है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ की मुख्य नदी कौन कौन सी है मध्य भारत के पठार की? तो एक हो जाएगी आपकी दोस्तों चंबल। कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगी आपकी चंबल। दूसरी कौन सी हो जाएगी? पार्वती। ठीक है, चंबल, पार्वती, कूनो, चंबल, पार्वती, कूनो, और एक और नदी है दोस्तों सिंध। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मध्य भारत के पठार में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों कि यहाँ जो फसल है, देखिए इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। तो यहाँ की प्रमुख फसल क्या होगी? सरसों होगी। ठीक है, क्या होगी? सरसों होगी, मतलब मोटा अनाज सरसों, और इसके बाद दोस्तों ज्वार। ठीक है, सरसों और ज्वार की खेती यहाँ मुख्य रूप से की जाती है। परंतु याद रखना दोस्तों, मध्य भारत के पठार में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। मिट्टी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ जो नदियों ने बहाकर जो मिट्टी लाती है उसे कौन सी मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी है, मतलब मध्य भारत के पठार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वह कछारी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है या कछारी मिट्टी पाई जाती है मध्य भारत के पठार में। वन की बात करें दोस्तों, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग है दोस्तों, ठीक है, उसमें आपको पता होगी बरसात बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत ही कम वर्षा होती है दोस्तों, 50 से 75 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर पाए जाते हैं शुष्क या कटीले पर्णपाती वन। कैसे वन पाए जाते हैं? शुष्क या कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शुष्क या कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं मध्य भारत के पठार में। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि जो चंबल, जो मध्य भारत का पठार है दोस्तों, इसमें क्या बहती है? चंबल नदी बहती है, इसलिए दोस्तों इसे चंबल उपाद्र प्रदेश भी कहा जाता है। कौन सा प्रदेश? चंबल उपाद्र प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें चंबल घाटी स्थित है। ठीक है, और चंबल नदी दोस्तों आपको पता होगा अवनालिका प्रदान करती है, मतलब बीहड़ का निर्माण करती है। तो याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस भौतिक प्रदेश को सरसों की हांडी कहा जाता है? तो मध्य भारत का पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा किस जिले में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम चलते हैं सबसे पहले मैप में। ठीक है, मैप में देखते हैं कि बुंदेलखंड का पठार कहां पर है। देखिए दोस्तों, जो बुंदेलखंड का पठार है ना, ये जो दिख रहा है ये वाला है। ठीक है, मैप में देखिए ध्यान से, ये दोस्तों बुंदेलखंड का पठार है। कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार है। और याद रखना दोस्तों, बुंदेलखंड के पठार के जो
मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो पूर्व और दक्षिण पूर्व में कौन सा पठार है? रीवा पन्ना का पठार है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? तो मालवा का पठार है। इसके बाद दोस्तों उत्तर पश्चिम में कौन है? तो मध्य भारत का पठार है। ये इसकी दोस्तों भौतिक स्थिति आपको पता होना चाहिए मैप से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, जो बुंदेलखंड का पठार है ये संपूर्ण मध्य प्रदेश का, किसका? संपूर्ण मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है? तो 7.7% है। कितना है? याद रखना 7.7% है। 7.7% दोस्तों संपूर्ण मध्य प्रदेश का है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें जिलों की बात करते हैं हम। ठीक है, तो जिलों में देखिए दोस्तों इसमें जाएगा दतिया हो जाएगा। ठीक है, दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, छतरपुर। ठीक है, मतलब दोस्तों इसमें जो दतिया है, सागर है, अशोकनगर है, टीकमगढ़ है, निवाड़ी, पन्ना और जो छतरपुर है, ये जिले दोस्तों मुख्य रूप से बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो देखिए यहाँ की जलवायु भी वैसी होगी जैसे मध्य भारत का पठार की थी। यहाँ भी कैसी जलवायु होगी? तो यहाँ भी दोस्तों विषम जलवायु होती है, मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्मी और ठंडी में ज़्यादा ठंडी। वर्षा में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। अभी देखे थे मध्य भारत का जो पठार था वहाँ पर कितनी वर्षा होती थी? तो वही होती थी 50 से 75। यहाँ पर 75 से 100 होती है। कितनी होती है बुंदेलखंड में? 75 से 100 सेंटीमीटर बरसात होती है। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा बरसात होती है मध्य भारत के पठार से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करें हम, यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार में? तो यहाँ याद रखना मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, मतलब लाल और जो काली मिट्टी होती है दोस्तों उसकी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको पता होगा कि बुंदेलखंड के पठार में प्रमुख रूप से जो खनिज पाया जाता है वो पाया जाता है हीरा और चूना पत्थर। ठीक है, हीरा और चूना पत्थर। ठीक है, हीरा और चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, पन्ना और छतरपुर जिले में। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों कि यहाँ प्रमुख खनिज कौन सा है बुंदेलखंड में? चूना पत्थर और हीरा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं हम कि बुंदेलखंड जो पठार है दोस्तों, ठीक है, बुंदेलखंड का जो पठार है दोस्तों उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है सिद्ध बाबा। ठीक है, कौन सा बाबा? सिद्ध बाबा दोस्तों बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखना सिद्ध बाबा। कौन सी बाबा? सिद्ध बाबा। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी याद रखना दोस्तों सिद्ध बाबा है, सद्भावना नहीं है। सद्भावना और सिद्ध बाबा में बहुत कंफ्यूजन होता है, सद्भावना आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम। ठीक है, सिद्ध बाबा याद रखना ये बुंदेलखंड पठार की है और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1172 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखना 1172 मीटर। और कौन से जिले में स्थित है? तो दतिया जिले में स्थित है। कौन से जिले में? दतिया जिले में स्थित है। और आपको पता होगा दोस्तों बुंदेलखंड की गंगा किसे कहा जाता है? तो बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को। और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? कुमरागांव रायसेन से निकलती है। कुमरागांव रायसेन से कौन सी नदी निकलती है? बेतवा नदी निकलती है। और रायसेन कौन से पठार के अंतर्गत आता है? तो रायसेन आता है दोस्तों मालवा के पठार के अंतर्गत, जिसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी चोटी मालवा के पठार में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी चोटी जो है दोस्तों मालवा के पठार में स्थित है वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सिगार, जानापाव, धजारी और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। मतलब दोस्तों सिगार, जानापाव और धजारी ये तीनों चोटी कहाँ पर स्थित हैं? मालवा के पठार में स्थित हैं। तो आइए अब फिर से देखते हैं मैप में मालवा के पठार को। देखिए दोस्तों ये दिख रहा है आपको मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। याद रखना दोस्तों जो मालवा का पठार है ये कौन से प्रदेश में आता है? मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो याद रखना ये मध्य उच्च प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भौतिक संरचना है। क्या? मालवा का पठार जो है दोस्तों मध्य उच्च प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी संरचना है। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 2 याद रखना मालवा का जो पठार है दोस्तों इसका ढाल उत्तरमुखी है, मतलब उत्तर की ओर झुकाव है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों मालवा के पठार से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। किधर प्रवाहित होती हैं? उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं।
अब मालवा के पठार में कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों, ठीक है, तो आपको पता होगा, चंबल हो गई, छिप्रा हो गई, बेतवा हो गई, काली सिंध हो गई, और ये सभी नदियां दोस्तों आपको पता है उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। जब नदियों का टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें हम इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि इसमें जिले कौन कौन से आते हैं। तो जिले दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होगा इंदौर, उज्जैन, ठीक है, उसके बगल में देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार, झाबुआ, ये सब जिले दोस्तों मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखना, मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मालवा के पठार में पाई जाती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी को दोस्तों कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और इसकी जो जल शोधन की क्षमता होती है दोस्तों सर्वाधिक होती है, मतलब जल को बहुत जल्दी सोखती है और बहुत जल्दी सूखती भी है, ठीक है, पॉइंट हो गया क्लियर, ठीक है। इसका जो निर्माण है दोस्तों ये हुआ है दक्कन ट्रेप की लावा और बेसाल्ट चट्टानों से, मतलब इसका जो निर्माण हुआ दोस्तों जो दक्कन ट्रेप के लावा है उससे और बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर हुआ है, मतलब ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है दोस्तों उसके बाहर आने के बाद ठंडे होने के बाद जो निर्माण हुआ है उससे मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, और जहां काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों वहां पर कपास बहुत अच्छा होता है, सोयाबीन बहुत अच्छी होती है, गेहूं बहुत अच्छी होती है। इसीलिए तो दोस्तों मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेहूं की डलिया कहा जाता है मालवा के पठार को, और सरसों की हांडी मध्य भारत के पठार को, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ की जलवायु की। देखिए जलवायु की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर पाई जाती है सम जलवायु। कैसी जलवायु पाई जाती है दोस्तों? सम जलवायु पाई जाती है। कहने का मतलब दोस्तों सम या समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, मतलब गर्मी में साधारण गर्मी और ठंडी में साधारण ठंडी, मतलब ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है। अर्थात यहाँ की जलवायु सम जलवायु है। और दोस्तों आपको पता होगा एक यात्री थे चीनी यात्री फायान, उन्होंने जो मालवा है दोस्तों इसकी जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। क्या कहा है? विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहाँ की है? तो उन्होंने कहा कि मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। एक पॉइंट हो गया याद। दूसरा पॉइंट और याद रखना दोस्तों कि जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री है दोस्तों ये मालवा के पठार के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मालवा के पठार के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। या पूछ लेगा कि कर्क रेखा किस पठार के मध्य से गुजरती है? तो याद रखना मालवा के पठार से गुजरती है। आप कमेंट पे कमेंट करके बताएं दोस्तों कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी चोटियों की, ठीक है। तो देखिए मालवा के पठार में 3 चोटी इंपॉर्टेंट है। एक नंबर हो गई सिगार, ठीक है, मैं लिख देता हूं नाम। दूसरा हो गई जाना पाव, ठीक है, और तीसरा हो गई धजारी, ठीक है। इसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों, आप टेंशन मत लो, ठीक है। सिगार जो है दोस्तों ये मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो हाइट है 881 मीटर है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। सिगार मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी, हाइट 881 मीटर, ठीक है। जाना पाव दोस्तों इसकी जो हाइट है 854, 881 से थोड़ा सा कम है, ठीक है, ठीक है। जाना पाव जो पहाड़ी है इसकी भी ऊंचाई कितनी है? 854 मीटर है। धजारी की थोड़ी सी छोटी दोस्तों 810 मीटर, ठीक है। तीनों की हाइट याद रखना, सिगार 881, जाना पाव 854, धजारी 810। तीनों कहाँ है? मालवा के पठार में है, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखना दोस्तों तीनों इंदौर में स्थित है। कहां पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। और आपने सुना होगा दोस्तों जाना पाव पहाड़ी, ठीक है। इंदौर जिले के जाना पाव पहाड़ी के बांचू पॉइंट से कौन सी नदी निकली है? तो याद रखना दोस्तों नदी का नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी जाना पाव पहाड़ी बांचू पॉइंट से निकलती है, ठीक है। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि मालवा के पठार के सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, बस आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। रीवा पन्ना का पठार, सबसे ऊंची चोटी, पूछ रहा है नाम। ठीक है, सिगार, जाना पाव। सिगार और जाना पाव तो नहीं होंगे दोस्तों, ऑप्शन देख के भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। सिगार और जाना पाव किसकी है? मालवा की है। ठीक है, मैकल, सद्भावना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सद्भावना। ठीक है, अब हम चलते हैं रीवा पन्ना के पठार को समझने के लिए फिर से उसी मैप में। आप देखिए दोस्तों मैप में रीवा पन्ना का पठार कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है भैया रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, रीवा पन्ना का पठार ये जो दिख रहा है दोस्तों पर्पल कलर में, ये हो गया रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 10.36% है। कितना है? 10.36% है। ठीक है, इसका निर्माण भी दोस्तों विंध्यन शैल समूह से हुआ है। किससे हुआ है? विंध्यन शैल समूह से रीवा पन्ना के पठार का निर्माण हुआ है। यहाँ की जलवायु की बात करें दोस्तों तो गर्मी में तो साधारण गर्मी पड़ती है, लेकिन शीत ऋतु में क्या होता है? अधिक ठंड पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। मिट्टी की बात करें दोस्तों तो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नदियाँ की बात करें तो वही टोंस नदी, केन नदी, ये नदियाँ सब बहती है वहाँ पर। ठीक है, जिले की बात करते हैं दोस्तों, रीवा पन्ना के पठार में जैसे रीवा से याद हो गया तो रीवा और पन्ना तो दो हो गए, रीवा के साथ सतना जोड़ दो और पन्ना के साथ दमोह जोड़ दो। ठीक है, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह 4 जिले आते हैं। जो रीवा पन्ना का पठार है दोस्तों याद रखना इसे विंध्यन कगारी भी कहा जाता है या स्कार्पलैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कार्पलैंड या विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। अब बात करते हैं रीवा पन्ना पठार की ऊंचाई या चोटी की। ठीक है, देखिए जो रीवा पन्ना का पठार दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना चोटी। कौन सी चोटी? सद्भावना, सद्भावना। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों गुड विल। ठीक है, गुड विल मतलब अच्छी भावना, गुड मतलब अच्छा और विल मतलब भावना, सद्भावना। ठीक है, और इसकी जो हाइट है दोस्तों वो है 752 मीटर। कितनी है? 752 मीटर। और ये जो जिला है कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों दमोह जिला में स्थित है। ठीक है, दमोह जिला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक भाग कौन सा है? ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी, नर्मदा घाटी, पूर्वी पठार या मालवा पठार? तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी या नर्मदा सोन घाटी। चलिए अब समझते हैं फिर से नर्मदा सोन घाटी के बारे में। देखिए दोस्तों जो नर्मदा सोन घाटी है, पहले तो ये देखिए मैप में कहाँ पर है, ये जो है रही है, ये है दोस्तों नर्मदा सोन घाटी। ये मध्य प्रदेश का सबसे नीचा प्राकृतिक विभाग है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये दोस्तों भ्रंश घाटी में बहती है। क्या होता है दोस्तों, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से निकल के बहती है नर्मदा इधर और सोन बहती है इधर। ठीक है, मतलब पश्चिम की तरफ कौन बहती है? नर्मदा, और उत्तर पूर्व की ओर कौन बहती है? सोन। तो इसको कुल मिला के दोस्तों इस नदी को, इस घाटी को क्या कह देते हैं? सोन घाटी कह देते हैं। और ये दोस्तों नर्मदा सोन घाटी कह देते हैं। और ये भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है। अब भ्रंश घाटी क्या होती है दोस्तों? सीधा सी बात, एक नाली बनाना दोस्तों, तो आजू बाजू ऊंचाई करके बीच में गड्ढा खोद के बनाते हैं ना। तो सिंपल सी बात दोस्तों, जब दो पर्वत के द्वारा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, और बीच का भाग धंस जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। तो जो नर्मदा सोन घाटी है दोस्तों, ये दो पर्वत कौन कौन से हैं? एक तो सतपुड़ा मेघल श्रेणी हो गई, और ऊपर कौन सा हो जाएगा? विंध्याचल श्रेणी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन है? सतपुड़ा, ये अपना नर्मदा घाटी है, इसलिए ये रिफ्ट वैली में बहती है। इसलिए ये मध्य प्रदेश का सबसे नीचा प्राकृतिक भाग है। ठीक है, इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है? तो याद रखना ये लगभग 26% है। कितना? लगभग 26% है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों इसका निर्माण दोस्तों देखिए, ये लगभग पूरे मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है दोस्तों पश्चिम की तरफ जो है, मतलब इधर साइड जो है दोस्तों, इसका निर्माण हुआ है दक्कन ट्रिप की चट्टानों से। और पूरा साइड दोस्तों इधर साइड जो हुआ है, इसका निर्माण हुआ है धारवाड़ चट्टान और विंध्यन क्रम की चट्टानों से। ठीक है, जिले की बात कर लेते हैं, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद। नर्मदा नदी के किनारे जितने भी जिले हैं लगभग वो सब किस में आते हैं? नर्मदा घाटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जलवायु की बात करते हैं। तो जलवायु की बात करें तो यहाँ गर्मी में दोस्तों अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है, और जो ठंडी होती है दोस्तों उसमें ठंडी साधारण पड़ती है। ठीक है, ठंडी साधारण पड़ती है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। वर्षा की बात करते हैं दोस्तों,
तो देखिए वर्षा जो है दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती है। कैसा? पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती है, मतलब इधर ज़्यादा वर्षा होती है, इधर थोड़ी और कम, इधर और थोड़ी कम, इधर कम, मतलब पश्चिम में मान के चलिए पश्चिम में 10 सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर, इस प्रकार से एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से इधर बढ़ती है, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती जाती है वर्षा। ठीक है। नदी की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती दो नदी हैं दोस्तों पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली। ठीक है। वन की बात करें तो यहाँ सागौन वन और साल वन पाए जाते हैं स्पेशली रूप से। ठीक है। सागौन वन और साल वन। ठीक है। मतलब सागौन मतलब टीक और साल मतलब साल। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों मिट्टी की बात करें तो यहाँ मिट्टी वही इधर साइड में मतलब पश्चिम भाग में दोस्तों गहरी काली मिट्टी और पूर्वी भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों याद रखना, नर्मदा सोन घाटी जो है इसे कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है मध्य प्रदेश की। ठीक है। मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों नर्मदा घाटी को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सतपुड़ा मेकल श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यदि ऐसे क्वेश्चन कभी 2 का एग्जाम में आ गए ना तो याद रखना, यदि किसी एग्जाम में मान के चलिए 10 लाख स्टूडेंट फार्म भरे हैं और ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए तो याद रखना आप 5-6 लाख स्टूडेंट को ऐसे ही क्रॉस कर जाओगे। ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है सतपुड़ा मेकल श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है? 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब लगाइए दोस्तों दिमाग, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज कर लें और दिमाग लगाइए कि कितने राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है। मैं बताने वाला हूं अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले दोस्तों हम इसको मैप में समझते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी को। ठीक है। देखिए सतपुड़ा मेकल श्रेणी दोस्तों जो येलो कलर का दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। दोस्तों इस सतपुड़ा मेकल श्रेणी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। कौन कौन से? एक हो गया इसका पश्चिमी भाग, ठीक है, एक हो गया मध्य भाग और एक भाग हो गया पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग है दोस्तों या पश्चिमी श्रेणी है उसे कहा जाता है राजपीपला। ठीक है। इसके बाद मध्य भाग जो है दोस्तों उसको कहा जाता है महादेव। ठीक है। और जो पूर्वी भाग है दोस्तों उसको कहा जाता है मेकल। ठीक है। राजपीपला, महादेव और मेकल, राजपीपला, महादेव, मेकल। अब देखिए दोस्तों जो राजपीपला है ना, कौन सी पीपला? राजपीपला, इसका विस्तार कहाँ पर है? तो याद रखना गुजरात में है और मध्य प्रदेश में है। किसमें है? गुजरात में और मध्य प्रदेश में है, गुजरात और एमपी में है। और महादेव पर्वत का दोस्तों एमपी में तो है लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों एमएच में भी है, मतलब महाराष्ट्र में भी है। और जो अपना मेकल श्रेणी है दोस्तों पूर्वी श्रेणी, इसका विस्तार एमपी में और सीजी में है। तो कितने राज्य हो गए दोस्तों? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। इस प्रकार से दोस्तों टोटल 4 राज्यों में इसका विस्तार है। एक पॉइंट और याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट रूप से, ठीक है, कि जो महादेव पर्वत श्रेणी है दोस्तों, ठीक है, इसकी एक चोटी है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। ये दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। और इसकी हाइट जो है दोस्तों 1350 मीटर है। और कहां पर है? तो पचमढ़ी में। और पचमढ़ी कौन से जिले में आता है? होशंगाबाद जिले में आता है। और जो पूर्वी श्रेणी है दोस्तों मेकल श्रेणी, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम याद रखना अमरकंटक है। ठीक है। तो महादेव की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे तो धूपगढ़, मेकल की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अमरकंटक, सतपुड़ा मेकल की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो धूपगढ़। ठीक है। और यदि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो धूपगढ़। ठीक है। 1350 मीटर। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहां पर पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर वर्षा बढ़ती है। ठीक है। मतलब यहां भी वही स्थिति है दोस्तों, जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं, मतलब नर्मदा घाटी जैसे, उसी टाइप से यहाँ वर्षा बढ़ती है। ठीक है। पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है लगभग 75 सेंटीमीटर। ठीक है। और पूर्वी भाग में थोड़ी ज़्यादा वर्षा होती है, लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर तक हो जाती है दोस्तों बालाघाट में। तो ठीक है। नदी की बात करें दोस्तों, या नदी की बात करें तो बैनगंगा, पेंच, बर्धा, ठीक है, बैनगंगा, पेंच, बर्धा, सक्कर, कन्हान, ठीक है, ये सब नदियां यहाँ पर बहती हैं। जिले की बात करें तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और इधर लास्ट में बुरहानपुर। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रमुख जिले हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? सतपुड़ा मेकल, नर्मदा घाटी, बघेलखंड और रीवा पन्ना का पठार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बघेलखंड का पठार, जैसे हम पूर्वी पठार भी कहते हैं। देखिए ये मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का 7% है। ठीक है। कितने प्रतिशत है? 7% है। ठीक है। और मध्य प्रदेश की सबसे छोटी भौतिक संरचना है। क्यों है? क्योंकि जो बघेलखंड का पठार है दोस्तों, इसका बहुत सारा भाग जो है वो छत्तीसगढ़ में चला गया। जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था 1 नवंबर 2000 को और छत्तीसगढ़ अलग बना था, तो उस समय जो बघेलखंड पठार या पूरी पठार है दोस्तों, उसका अधिकांश भाग कहाँ चला गया था? छत्तीसगढ़ में चला गया था। इसी कारण ये मध्य प्रदेश की सबसे छोटी भौतिक संरचना है।
और इसका निर्माण दोस्तों गोंडवाना शैल समूह से हुआ है। आद्य महाकाल के जो शैल होते हैं दोस्तों, या गोंडवाना शैल, उससे इसका निर्माण हुआ है। जिले की बात करें दोस्तों तो सिंगरौली आता है, इसमें सीधी आता है, ठीक है, और शहडोल आ जाता है, उमरिया आ जाता है, ठीक है। कौन कौन से जिले जाते हैं? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, ठीक है। वर्षा सबसे ज़्यादा होती है यहाँ, याद रखना, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। बघेलखंड के पठार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में यहाँ पर वर्षा होती है। और मिट्टी की बात करें तो सिंपल लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। अब दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, ठीक है। इसमें हमने MCQ फॉर्मेट में मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़े और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आता है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। दोस्तों मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि मेरे जो वीडियो हैं उसमें व्यू बहुत आते हैं, लाइक भी आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों। हमारा अगला वीडियो का टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के पर्वत, ठीक है। मध्य प्रदेश के पर्वत हम इसको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।